बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, 26 मार्च को पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च होना था, लेकिन पीडीएम की आपस की मुखालफत की वजह से, आपस में ना बनने की वजह से 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था वो तो कैंसिल हो गया। लेकिन अब नैब की तरफ से 26 मार्च को तलब किया गया है मरियम नवाज़ को, और मरियम नवाज़ पहले ही लाहौर हाई कोर्ट से पहले बेल ले चुकी हैं अपनी गिरफ्तारी से। उन्हें इस चीज़ का डर है कहीं नैब उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने अदालत से अपनी जो बेल है वो करवा ली है 12 अप्रैल तक। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि पीडीएम फिर से एक दफ़ा इकट्ठी हो रही है और नैब के बाहर जत्थों की सूरत में पीडीएम की जमातें आ रही हैं 26 मार्च को। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो लोग इकट्ठे होकर नैब के दफ्तर के बाहर आ रहे हैं, क्या ये मरियम नवाज़ कोई फिर से कोई तमाशा लगाना चाह रही हैं, या अवाम की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करवाना चाह रही हैं, या फिर यहाँ पर 26 मार्च को होने क्या जा रहा है। मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत नहत्ती औरत से डर चुकी है, इसलिए हुकूमत को अब खौफ है। अगर नहत्ती खतून है मरियम नवाज़ साहिबा, तो इन्हें फिर जत्थों की सूरत में लोगों को वहाँ पर लेकर जाने की क्या ज़रूरत पेश आई। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। आयशा इकबाल MPA हैं तहरीक इंसाफ से, उनके साथ सलमा भट्ट MPA हैं मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए अजीज़ुर रहमान चंद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। थैंक यू, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। सबसे पहले मैं आयशा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मरियम नवाज़ ने जिस तरह से दोबारा एक किया है, अब लोगों को इकट्ठा कर कर नैब के बाहर फिर से वो कोई एक्शन करवाना चाह रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? अस्सलाम वालेकुम। जाहिर बात है, बहुत ही बचकाना इनका एक्ट है। अगर इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कुछ नहीं किया, तो फिर इन्हें नैब से क्या डर है, नैब से इन्हें क्या खौफ है। और ये तो कोई बात नहीं है मुल्क में कि अमीर के लिए जो कोई पकड़ ही ना हो, और गरीब जो है जो 10 रुपए का करप्शन कर ले 2000 की, उसके लिए थाना कचहरी है। और अमीर इतने बड़े बड़े करप्शन है, आप मोटरवे पे जाएं, रास्ते में देखें इनके कैसे मरियम आबाद और इन क्या क्या इन लोगों का बन गया है। मुल्क में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और इन लोगों की जायदादों का शुमार ही नहीं है। जाती उम्र आप देख लें। आप ये नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह के ये लोग हैं। क्या इनका जमीर नहीं है? इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी कि बहुत बेहतर है कि बंदा इसी दुनिया में अपना जज़ा और सजा का जो हिसाब है वो दे जाए, बजाय के अगले जहान बीइंग मुसलमान हर एक ने अपना हिसाब देना है। तो अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो फिर ये नैब से क्यों डरती? लेकिन आयशा साहिबा, बात यहाँ पर अमीर होने की नहीं है। अमीर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में भी बहुत अमीर अमीर लोग हैं। बात यहाँ पर है करप्शन की। अगर करप्शन से कोई अमीर हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान इंसाफ का हो या फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, सबके लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए। अब अलीम खान साहब जब आते हैं नैब के दफ्तर, हम तो नहीं जाते कभी भी उनका इस्तकबाल करने या हम उन पर फूल निशावर करने, ना वो कभी कॉल देते हैं ना हम बुलाते हैं। तो इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। चाहे PTI में भी अगर कोई करप्शन करता है, ये सरकारें अमानत होते हैं। ये जो पैसे टैक्स के पैसे जो है हुकूमत के पास, ये गरीब अवाम ने एक एक साबन की गाची के ऊपर भी दिया है। ये अल्लाह और तो इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इसका तो ये खुद ही प्रूफ कर रही है कि ये करप्ट है, नहीं तो ये क्यों डरे नैब के आगे आने से। राइट। सलमा साहिबा, एक तो आयशा साहिबा की बात का भी आप जवाब दीजिएगा जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बात की, और आप भी ये बताइएगा 26 मार्च को लाहौर में क्या होने जा रहा है। नैब के दफ्तर को रेड जोन करार दे दिया गया, और आई थिंक सो पहली बार इस तरह हुआ है तारीख में कि नैब के ऑफिस को रेड जोन करार दे दिया गया हो। आप लोग 26 मार्च को PDM की तमाम जमातें मिलकर 26 मार्च को नैब के दफ्तर के बाहर क्या करने आ रहे हैं? जी सलाम, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और जहाँ तक रही बात की 26 मार्च को हम आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल पुरअमन इंतजार करने आ रहे हैं, जो कि हमारा बिल्कुल आईनी हक है और उसके ऊपर कोई कसर नहीं है। और उसको पुरअमन इंतजार को अगर हम आ रहे हैं, और हम मरियम नवाज हमारी लीडर हैं और उनके साथ हम इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं, तो इसमें कोई मुज़ाहिदा नहीं है और इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए इसमें। और इसमें खौफ की अलामत
गुज़श्ता कई सालों से मैं सबूतों के साथ, तारीखों के साथ बता सकती हूँ कि इंटरनेशनल जरीदों में, और आप सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके मुख्तलिफ फैसलों की जजमेंट पढ़ लें, उसके अंदर बारहा ये कहा गया है कि नैब एक आला कार है और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और वो सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों की अगर मैं आपको लिस्ट गिनवाना शुरू करूँ पिछले 3 सालों की, तो सबसे ज्यादा जो विक्टिमाइजेशन हुई है मुस्लिम लीग नून की हुई है। सलमा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बहुत सी दायर हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नैब के बहुत से केसेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है, बाकी सबके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, मासूम धब्बा केस के, मां सिवाय हेलीकॉप्टर केस के, मां सिवाय विलियम सलामी ट्री केस के, मां सिवाय चीनी चोरी की रिपोर्ट आई उसको छुपा दिया गया उसके केस से, मां सिवाय बीआरटी पेशावर केस के, बाकी हर किसी के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये आला कार बन चुका है। इवन बहुत सारे आला सतह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो भी इसका शिकार है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट ने भी कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आला है। इसको सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साहब की जजमेंट निकाल के देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं नैब की डिस्क्रेडिबिलिटी के लिए, एक इंतहाई डिस्क्रेडिटेड इदारा बन चुका है, एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा बन चुका है, बायस। जो कि अदारा बनाया किसने था, ये अदारा जिसने भी मोहतरमा बनाया था। अच्छा, दूसरी बात अभी खुद मोहतरमा फरमा रही थी मेरी बहन कि गरीब के लिए और अमीर के लिए कानून मुख्तलिफ है, और इनकी जिंदा मिसाल एग्जैक्टली वो लिस्ट है जो मैंने आपको केसेस गिनवाए हैं जिनको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। 110 अरब का जो पेशावर बीआरटी है उसको तो आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा सलमा साहिबा, मुझे एक चीज का सवाल, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मरियम नवाज आप लोगों को क्यों बुला रही हैं और वो लैब से क्यों डरती हैं? आयशा साहिबा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, काइंडली अपनी बारी में आप बात करें। वो लैब से क्यों डर रही है? आयशा साहिबा, मुझे अगर लैब बुलाता ही है तो मैं तो चली जाऊंगी फौरन, और अकेली जाऊंगी। मैं तो नहीं किसी को अपने खावंद को भी लेके जाऊंगी कि हाँ जी, क्योंकि आयशा साहिबा, मैं जब आपसे सवाल करूंगा काइंडली आप तब जवाब दीजिएगा, ऐसे आप दोनों की आवाज की समझ नहीं आ सकेगी। अजीजुर रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप बताइएगा, जिस तरह से 26 मार्च को पीडीएम की तमाम जमातें लाहौर नैब के बाहर जमा हो रही हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन जमातों का हिस्सा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस ऐसे मौके पे, जब मुल्क के अंदर नैब जो है वो हर शरीफ आदमी को पकड़ रही है और अंदर कर रही है, और आपने मुझे मौका दिया कि अब अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। जहाँ तक तो 26 मार्च को लाहौर नैब ऑफिस में पहुंचने का तल्लक है, अभी तक तो हमारी पार्टी की तरफ से हमें कोई हदायतनामा मौसूल नहीं हुआ। अगर पार्टी की क़यादत की तरफ से कोई हमें बात ऐसी आती है तो फिर इंशाल्लाह जो पार्टी क़यादत हमें कहेगी हम उस पर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये हमेशा से ही, जब से ये आए हैं, बिलखुसूस इमरान खान साहब, इन्होंने आके नेब को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया है। ना कि ये जिस तरह इन्होंने अवाम के साथ वादे किए थे कि मैं आके अवाम को रिलीफ दूंगा, अवाम को रिलीफ तो इन्होंने नहीं दिया। हर चीज की कीमतें जो है वो डबल हो गई है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लाकानूनियत पहले से ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा हो गई है, लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, बेशुमार लोगों के मसाइल हैं। ऊपर से कोरोना आ गया, उसकी वजह से गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग, तमाम लोग जो हैं वो इसमें परेशानी में मुब्तला है। ये ऐसे मौके के ऊपर कौम को मुत्तहिद होके इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए, ना कि हम अवाम की खिदमत करने की बजाय या अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की सूरत में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैर जानबदार अदलिया होनी चाहिए और उनके जरिए जो भी मुल्क के अंदर जो गलत काम करता है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये अपने मुखालिफिन के ऊपर जो पकड़ रहे हैं और उस पर ये मौला जज बने हुए हैं, ये तरीका। अच्छा अजीज साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि नैब हर शरीफ इंसान को पकड़ रही है, तो आप मुझे बताइएगा, एक तो नैब बनाई हुई किसकी है
اور یہ جتنے بھی کیسز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون پر اس ٹائم چل رہے ہیں نیب کی طرف سے، یہ تو مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز کروائے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں نون لیگ پر کروائے تھے. یہ تو کیسز سارے وہی چاہ رہے ہیں، اس میں حکومت کا کہاں سے آ گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال جو حکومت رہی یا اس سے پہلے بی بی صاحبہ جب رہی، ہم نے کوئی کسی کے اوپر نیب کا کوئی مقدمہ نہیں بنایا اور نہ ہی 5 اچھا سال چلے مان لیتے ہیں عزیز صاحب، مان لیتے ہیں آپ کے دور میں کسی نے کسی پہ نیب، بھائی بات تو سن لینا. 5 سال پریزیڈنٹ زرداری صاحب صدر پاکستان رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی. اس میں یہ کوئی ایک بھی مخالفین کو ہم نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. رائٹ، میں اب کچھ بول سکتا ہوں؟ جی جی پلیز. جی عزیزو صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے کاروائی نہیں کی، تو نیب بنانے کا مقصد کیا تھا کہ کرپشن کو کنٹرول کرنا. کوئی ادارہ کرپشن کرتا ہے تو نیب اس سے پکڑے، اسے تحقیقات کرے. تو پھر آپ نے اپنے دور میں جس طرح کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کروائی، کیا آپ کے دور میں مسلم لیگ نون کے یا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایسے کیسز نہیں تھے جن پہ آپ کیس کروا سکتے؟ نہیں، ہمارے دور میں کوئی کسی کے اوپر جو سابقہ کیس تھے وہی چل رہے تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں کسی کے اوپر کوئی نہیں ہوا. آلریڈی پورے ملک کے ہر صوبے کے اندر اینٹی کرپشن ادارہ موجود ہے اور جو اس میں جو کوئی غلط کام کرتا ہے پولیس موجود ہے. ہر جگہ پہ لا قانون ہے، اس کے مطابق کام ہوتا ہے. مگر یہ جنرل مشرف صاحب نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. نواز لیگ کی حکومت جب آئی انہوں نے بھی اس کو 2 مرتبہ ایسے ہی استعمال کیا. بی بی صاحبہ کے خلاف کیس بنائے گئے، زرداری صاحب کے خلاف کیس بنائے گئے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی بی بی وزیر اعظم بنے یا زرداری صاحب کی حکومت رہی 5 سال، اس پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں ہم نے اپنے کسی مخالف کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. کوئی بھی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، وہ کوئی جس مرضی جماعت کا آدمی ہو، عام شہری ہو یا خاص ہو، اس کے خلاف کارروائی ضرور کی ہوگی. مگر ہم نے اپنے مخالفین کے خلاف ایسا کام کیا جو اس طرح جو اس دور میں ہو رہا ہے. رائٹ عزیز صاحب. عائشہ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مریم نواز نے کہا کہ جتنا برداشت کرنا تھا ہم نے کر لیا، اب آسان شکار نہیں بنیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ڈائریکٹ دھمکی دے رہی ہیں یا ان کا یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ اب آسان شکار نہیں بنیں گی؟ ظاہری بات ہے وہ عوام میں انتشار پھیلانا چاہ رہی ہیں. ملک میں آگے کرائسس ہے لوگوں کے، اور جس جگہ نیب کا دفتر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ موٹر وے بلاک ہوتی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے نیب کا آگے کیا تھا، وہ اپنی ہی ڈکی میں سے انہوں نے نکال کے پتھر جو ہے وہ پتھراؤ کیا تھا. عائشہ صاحبہ وہ تو عائشہ صاحبہ ذرا سن لے میری بات. عائشہ صاحبہ سلمہ بٹ عائشہ صاحبہ وہ تو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے وہ پتھر نہیں وہ پھول تھے شاپروں میں. ہاں پھول تھے. وہ خود ہی یہ لوگ سارا ڈرامہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ ان کا فلاپ شو ہوگا. عوام جو ہے نا یہ دیکھ لیجیے گا، ان کا فلاپ شو ہوگا یہ بالکل. اور ظاہری بات ہے یہ بالکل بچکانا اس طرح، اور انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح یہ چیزیں جاتی ہیں یہ بالکل بہت برا امیج جاتا ہے ان کا کہ واٹ شی از ڈوئنگ. اممیچور لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ نیب نے بلایا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کر رہے ہیں. ان کا نہایت اممیچور جو امپیکٹ آتا ہے پوری دنیا پہ. اور نیب کا ادارہ جو ہے، اگر ہمیں اپنے اداروں کے اوپر ہی ٹرسٹ نہیں ہے، نیب کے ادارے پہ ہی ٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں پھر ملک میں اس کا مطلب جزا اور سزا پکڑنے والا کوئی بھی نہیں. ابھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی پہ کیس نہیں کیا، واقعی انہوں نے کسی پہ کیس نہیں کیا. یہ پیپلز پارٹی آج تک بے نظیر بھٹو کا قاتلوں کو نہیں پکڑ سکی، نہ یہ آج تک اپنے مرتضی بھٹو کا قتل ہوا یہ نہیں پکڑ سکی. ان کا تو پیپلز پارٹی تو 100 خون معاف ہے، اس لیے کہ یہ تو اپنے لیڈران کے قاتلوں کو نہیں آج تک پکڑ سکے. اچھا عائشہ صاحب یہ بات دوسری سائڈ پر چلے جاتی ہے، بات کی ذرا پوائنٹ سے ہٹ جاتی ہے. امید رکھنا ہی فضول ہے پیپلز پارٹی. اچھا عائشہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ اگر نیب کے باہر 26 مارچ کو پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہے، اب کووڈ-19 کی بھی اتنی خطرناک لہر جو تیسری پاکستان میں آ چکی ہے، لاہور میں زیادہ اس کے کیسز ہیں، تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا آپ پاور کا استعمال کریں گے؟ نہیں، پاور کا تو گورنمنٹ نہیں کرے گی، یہ خود ہی ظاہری بات ہے.
ये कोरोना के ये इमेच्योरिटी है, लोगों को पता है इसको कोरोना से कितना लोग मर रहे हैं और कितनी थर्ड वेव कितनी बुरी आई हुई है, लोगों को खुद ही डर खौफ है। लोग देखते हैं कितने लोग हैं, निकाल लेंगे, लोग देखेंगे और गवर्नमेंट जो है बड़े अक्लमंदाना तरीके से इन्हें हैंडल करेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और सड़क ब्लॉक करने की किसी को इजाजत नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि पिछली दफा भी इनके ये इन हरकतों से वो दो एम्बुलेंसों में 2 बंदे मर गए थे। अब भी ये जब ये करेंगे, मोटरवे ब्लॉक होती है, एम्बुलेंसेज बीच में होती है, लोग मरते हैं, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ जाता है? राइट, सलमा साहिबा आप ये क्या नहीं पता कि कोरोना फैल रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, उन्होंने तो अपना राजा राजी रखना है, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। सलमा साहिबा आप क्या कहती हैं, क्या अगर आप लोग पीडीएम की जमातें लोगों को लेकर नैब दफ्तर के बाहर आ जाते हैं, ट्रैफिक फंसती है या कोई मरीज अपनी जान से जाता है, तो क्या रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसका? तो बात ये है कि जो जहाँ तक मैंने बात की कि लोगों की परवाह नहीं, इनको तो लोगों की बहुत ज्यादा परवाह है कि आज भी सब गुजरा वाला और गखर और हज का मजमे ने बातें दे रहे हैं, वहाँ तो कोरोना कोई नहीं है ना। अगर तो करीब बात भी हो रही है और वहाँ पे जाने से पहले मेरा ख्याल 5,000 बंदा 9,000 भी किया गया है, बहुत सारे नाजायज रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए गए एक विजिट के ऊपर। और जो वैक्सीन आई है कोरोना की, वो गरीब आदमी के लिए 2 डोज जो कीमत है वो 9,000 रुपए मुकर्रर की है इन्होंने अभी हो रही है। भाई साहब अगर आपने मुझसे कंटिन्यू करना है तो इनको आयशा साहिबा काइंडली अब अपनी बारी में बोलिएगा, जरा सलमा साहिबा को बात पूरी करने दें। ओके ओके जी, थैंक यू। मेरी बात जब तक ये जो भी बोलती है मैं बीच में नहीं बोलती। जी सलमा साहिबा बोलिए। और दूसरी बात ये है कि अब वैक्सीन जो गरीब आदमी जिसकी 17,000 रुपए मिनिमम वेज हो जिस मुल्क के अंदर, और जिसमें एक सफेद पोस्ट बंदा 40 से 50,000 रुपए कमाता हो, और जहाँ पे अभी मैं देख रही थी कि डालडा घी का जो 5 लीटर का डब्बा जो है वो 1,580 रुपए का कर दिया गया वो ऑलरेडी, और वहाँ पे वैक्सीन जो है 2 डोज 21 दिन के फर्क से आपको 9,000 रुपए की कॉस्ट कर रही है। और मैं कल में रिपोर्ट देख रही थी, उसमें लिखा था पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो कोरोना वैक्सीन की कीमत लगा रहा है और उसको कमर्शियल बेसिस पे बेच रहा है। कोरोना के ऊपर इनकी सीरियसनेस अवाम के साथ इनका लगाओ इसी बात से पता चल जाता है। और दूसरा 2020-21 के बजट में पंजाब हुकूमत ने कोरोना के ऊपर 4 अरब रुपए मुख्तस किए, जिसमें से 1 अरब देना था डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू और 3 अरब डायरेक्ट देना था कोरोना के ऊपर। वो 4 अरब रुपए जो कि 12 करोड़ की आबादी है, और वो मेरे पास 3-3.25 रुपए पर बंदा बनते हैं। पहले इनकी सीरियसनेस है कोरोना के ऊपर, उसके बाद कोरोना के लिए जो 90 करोड़ रुपए का ट्राफिनल सेंटर बनाया गया था लाहौर में, ये कहाँ गया? वो कुत्ते जो है वहाँ पे वो जो है वो पूरे में मुंह मारते फिरते थे, वहाँ मच्छर दिन बनाते थे 4 दिन, उसके बाद किसी को पता नहीं, हवा में बात चलेगी। आज जब कोरोना की तीसरी लहर आई जिसकी सीरियसनेस की मोहतरमा बात फरमा रही है, तो गुजरात में, पिंडी में, लाहौर में, गुजरावाला में, सियालकोट में कहीं पे भी बिस्तर पूरे नहीं पड़े, ऑक्सीजन पूरी नहीं पड़ी, वेंटिलेटर्स पूरे नहीं पड़े। जब कुछ करने का वक्त है, अभी तो बहुत प्रेशर नहीं आया, थोड़ा सा प्रेशर आता है ना, तो सेहत का जो अंदाजा। और अभी तक जो इन्होंने मुख्तस किया था ना बजट 2020-21 का के अंदर, तो 30 अरब रुपए में मुख्तस किया था ना, उसके अंदर से टोटल ये अभी तक 12% बजट भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, और ये आखिरी तिमाही शुरू होने वाली है इस साल की। इनकी सीरियसनेस का लेवल, अभी ये कह रहे थे इनको अवाम की परवाह नहीं, जो इनकी अवाम की परवाह है, और जो इंटरनेशनल इन्होंने अभी करवाने की कोशिश की कि इंटरनेशनल इमेज खराब होता है, तो इंटरनेशनल इमेज उस दिन ज्यादा खराब होता है जब हमारा वजीर आजम जो है वो टेलीफोन करता है मोदी को और उसका टेलीफोन नहीं उठाता। इंटरनेशनल इमेज उस दिन ज्यादा खराब होता है जिस दिन चाइना और जिस दिन जर्मनी और जापान का बॉर्डर आपस में मिल जाता है। इंटरनेशनल इमेज उस दिन ज्यादा खराब होता है जब आप पहले ट्वीट करते हैं, उसके अंदर गलत ट्वीट करके उसके 2 मिनट के बाद आपको मिटानी पड़ती है, और आपके अंदर 23 मार्च जो कल का वाकया गुजरा, 23 मार्च 1947 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की इन्होंने पीटीआई वालों ने ऑफिशियली, और फिर वो ट्वीट मिटाई। उससे जो ना जो आपके डेली की जो आप गुफ्तगू करते हैं ना, एक जुमला जो मुंह से निकालते हैं, वो वहां से हमारा इंटरनेशनल इमेज को बच्चा ही नहीं उसकी वजह से। आप इसलिए इंटरनेशनल इमेज की जो ना ताने हमें ना मारा करें। और दूसरी बात रही कि नैब कोर्ट की अगर बात करते हैं, हम 26 को जरूर जाएंगे, मरियम नवाज के साथ भरपूर शिरकत करेंगे, और हम पुरअमन लोग हैं। और बाकी रही ये फजूल किस्म की शान किस्म की गुफ्तगू करना, पत्थर कौन लाया था, पत्थर किसकी गाड़ी में निकले थे, फलाना क्या हुआ था, फलाना, ये इंतहाई शान किस्म की बातें। मुझे कोई एक आप इसको जवाब दे सकता है मुझे कि मरियम नवाज के ऊपर केस है क्या, जिसके लिए नैब ने उसको बुलाया? क्या केस है? किसी को पता है कि केस क्या है? उनकी आमदन से ज्यादा है। कौन सी आमदन? ये तो केस कौन सी आमदन है? मरियम नवाज की कौन सी आमदन
اچھا عائشہ سلمہ صاحبہ میں آپ کو بتاتا ہوں سلمہ صاحبہ ذرا نہیں give me 1 minute now. ان کی میں یہی ایکسپوز کرنا چاہتی تھی کہ ان کے نالج اور انفارمیشن کا حالت یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات میں مریم نواز کو بلایا ہوا ہے، حالانکہ آمدن سے زائد اثاثہ جات میں ان کو نہیں بلایا گیا ہوا، ان کو چودھری شوگر مل کیس میں بلایا گیا ہوا ہے، اور دوسرا ان کو جو ہے نا وہ 1500 کنال اراضی کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا ہے. جی 1500 کنال اراضی کے معاملے پر مریم نواز کو بلایا گیا ہے. جی 2 کیسز پر. اچھا سلمہ صاحبہ میرا ایک بہت اہم سوال ہے، ذرا وہ سن لیں. میں نے عزیز صاحب کی طرف بھی جانا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سن لیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر نہیں بولتی. آپ پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے سے دور کر چکے ہیں. اب پی ڈی ایم جماعت نیب کے باہر جو حملہ کرنے جا رہی ہے یا پرامن احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کے اس فیصلے سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی سلمہ صاحبہ آپ کو پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ اپنا ایک مشاورت ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے اس میں 10 پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر ہیں، اور سب پارٹیز کی اپنی اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے، پولیٹیکل حیثیت ہے. تو اس میں اپنی مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پی ڈی ایم ایک کنسنسس کے ساتھ چلنے والا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر پیپلز پارٹی نے ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا، وہ آتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں پرسوں کے لیے، یہ کوئی اس میں کوئی بہت بڑی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ الگ ہو گئے، وہ نکل گئے. تاہم کہ وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے اور وہ کچھ اناؤنس نہیں کرتے. میں اس کے اوپر کوئی بھی جاہلانہ اور بہت امیچور اور قبل از وقت قسم کا کامنٹ کرنے کی مجاز ہی نہیں. جب پیپلز پارٹی جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے اور جو بھی ان کا لاہ عمل ہوگا، وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سب کو نظر آ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا. عزیز صاحب صرف مجھے 2 منٹ دیجیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سلمہ صاحبہ جس طرح آپ نے بات کی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نریندر مودی کو فون کرتے ہیں، وہ فون نہیں اٹھاتے، اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. تو کیا اس چیز سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں شادی ہو، میاں نواز شریف صاحب نریندر مودی کو فون کر اپنے گھر انوائٹ کریں؟ کیا اس چیز سے پاکستان کا امیج زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ کشمیر کے بارڈر پر روز فائرنگ کی جائے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جائے، اور آگے سے ان انڈیا کے خلاف کوئی بیان نہ دیا جائے، ان کے اوپر مذمت نہ کی جائے، صرف ایک میڈیا پر آ کر اتنا کہہ دینا. میری ذرا سوال سن لیں پولا. سلمہ صاحبہ ذرا سن لیں، میں نے بھی آپ کی بات سنی. کیا اس چیز سے پاکستان کا مرال زیادہ بلند ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب تقریر میں فرمائے کہ ان کا اور ہمارا اللہ ایک ہے، فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ہمارا ان کا رہن سہن ایک ہے، ہمارا ان کا کھانا پینا ایک ہے؟ کیا یہ وہ چیزیں ہیں؟ کیا اس وجہ سے پاکستان بنا تھا، یا نواز شریف صاحب نے اس وجہ سے یہ تقریریں کی کہ وہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر کرنا چاہتے تھے؟ جی میرا خیال نواز شریف اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم ہے، اور ان کا پورا ماضی اور کردار اس ملک کے اوپر روز روشن کی طرح یہاں ہے. سلمہ صاحبہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں، یہ سیاست سے ذرا ہٹ کے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی پاکستان نواز شریف ہے جس نے انڈیا میں 5 ایٹمی دھماکے کیے، اس کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے تھے. آپ مجھے سلمہ صاحبہ دیکھیے پوری مینجمنٹ کا ٹاپک پہ رہے، آپ نیب کے دفتر تک رہے، آپ پچھلے یہ جیسا جو چلیں سلمہ صاحبہ، عزیز صاحب آپ کی طرف میں ہوں گے، لیکن سوال کا جواب تو دینا ہے نا. نہیں، جو سوال ہے سوال کریں گے مجھے اس کا جواب. سلمہ صاحبہ آپ سے میں اس کا جواب لوں گا. مجھے ان سے بات کرنے دیں، آپ کے بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہیں، مجھے ان سے بات کرنے دیں. عائشہ صاحبہ 1 منٹ رکیے گا. عائشہ صاحبہ پلیز کائنڈلی ذرا 2 منٹ دیجیے گا. سلمہ صاحبہ آپ سے میں اس کے اوپر جواب ضرور لوں گا. میں عزیز صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. عزیز صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر نیب کے باہر دنگا فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، پتھراؤ لاٹھی چارج ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ریاست ہوگی، یا پی ڈی ایم جو نیب کے باہر لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے وہ ہوگی؟ یا پھر آپ کیا اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو صحیح سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جتھے کی صورت میں نیب کے باہر ہیں؟ میرے خیال سے عزیز صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک لیتے ہیں شارٹ بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. Never forget our motto: unity, faith, and discipline. Quaid-e-Azam Tourist Lodge, Barsala, located at the banks of Jhelum River and built in the Hindu Dogra dynasty. It was known as the Dark Bungalow before Muhammad Ali Jinnah stayed here in July 1944. God has given us a grand opportunity to show our worth as the architects of a new state. Let it not be said that we did not prove equal to the task. वेलकम बैक नाज़रीन। जी आयशा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप बताइएगा हुकूमत की क्या हिकमत अमली है 26 मार्च को लेकर? अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप किस तरह से उन्हें कंट्रोल करेंगे? जाहिर बात है, पहले हुकूमत हमेशा अमन की तरफ ही जाती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो फिर अवाम की हिफाजत जो है हुकूमत के वली करते। अगर ये चीजों को आग लगाते हैं या मार कुटाई करते हैं, रास्ता बंद होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पिछले वाकये में भी 2 लोग एम्बुलेंसों में मर गए थे, तो इसलिए जारी रास्ते ब्लॉक करना जो है वो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं, और ये लोग रास्ता ब्लॉक करते हैं। जो जैसे ये करेंगे उसी हालात के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो उस तरह ही एक्ट करेगी। राइट। सलमा साहिबा, क्या पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ नहीं देती या लॉन्ग मार्च को तैयार नहीं होती? तो पीडीएम ने ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि ईद के बाद जो लॉन्ग मार्च आगे चलेगी, पोस्टपोन होगी, और ईद के बाद उसका कोई स्केड्यूल आएगा। और हाँ, मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी, अभी देखो कब वक्त है ये कहना कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कुछ अनाउंस नहीं किया। लेकिन वो तो सलमा साहिबा वो तो किसी भी चीज में अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। आप लोग की जो उनसे तवक्कुआत हैं आप उनके पास लेकर जाते हैं, उनसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, या पीडीएम पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी बात पर मनाने की कोशिश करती है? उनकी तरफ से तो साफ इनकार हो रहा है हर बात पर, लेकिन कैमरे के सामने आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पीडीएम वालों के साथ हैं। नहीं, तो जब तक वो पहली बात है कि जब तक वो कुछ ऐसा अनाउंस नहीं करते तो हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, या कब तक नहीं होगी, या कब तक है। इसका कुछ अभी इस तो कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, अब वो साथ है या नहीं साथ है। अगर वो लॉन्ग मार्च में नहीं भी आते तो अगर पीडीएम लॉन्ग मार्च करने का फैसला कर लेती है तो डेफिनेटली फिर पीपल्स पार्टी के बगैर ही लॉन्ग मार्च तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। Right. और इसकी बहुत वाजिया मिसालें आपको मिल सकती हैं। पिछले साल अगस्त 8 को मरियम नवाज को जब अरेस्ट करना पड़ा था 4 या 5 रैली के बाद,
निकाली थी, एक गो में 4 रैलीज निकाली थी, 5 में भी जाना था, तो चौथी रैली के बाद उनको इससे गिरफ्तार कर दिया गया था कि वो रैली घाटे मारता समुंदर था लोगों का, जो रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मरियम नवाज के साथ जागते थे और सड़कों पर निकलते थे। और ये मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इतनी स्ट्रेंथ है, मरियम नवाज की कितनी कट की लीडर्स हैं कि जो अगर निकलती है तो उनके साथ बहुत से लोग निकल आते हैं। और लॉन्ग मार्च जो है वो मोहताज नहीं है पीपल्स पार्टी। CMLN अगर ये डिसाइड कर ले कि बाकी PDM की जमातें अगर ये डिसाइड कर लेती हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च निकालना है, तो हम जमातें मिलकर भी निकाल। लेकिन सलमा साहिबा अगर देखा जाए तो 26 मार्च को PDM की तमाम जमातें लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल एग्री थी। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने डाइस पर आकर जिस गुस्से और जिस नाराजगी का इजहार करके उन्होंने कहा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना नामुमकिन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा फैसला करने में हिचकिचा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो बात नहीं, हम ये ऐसी तो परेशानी नहीं है। देखिए, दूसरी बात मैं बड़े मौजबाना ये कहना चाहती हूँ आपसे और सबसे कि देखिए सियासत में आप जब 8-10 लोगों का मतलब 10 पार्टी से अगर कहीं अलायंस होता है तो देखिए उसमें बाजुकात ही हमेशा इख्तिलाफ राय होती है, कहीं पे भी हो। और यही एक जो पोलिटिकल कंसेंसस ऐसे बिल्ड होता है, उसमें बहुत सारी आरा होती हैं और उसमें इख्तिलाफ भी होता है राय में। उसमें कुछ लोग कुछ चीजों के लिए ज्यादा कन्विंस होते हैं, कुछ लोग कम कन्विंस होते हैं, कुछ एक तरह से चलना चाहते हैं, कुछ दूसरी तरह से। और ये सारा कुछ नेगोशिएशन करके, डिस्कशन करके ही कोई राहेमल और जामिया के सामने लाई जाती है, और जिसमें बाजुकात इख्तिलाफात भी हो जाते हैं और वो समटाइम्स कुछ ना कुछ इख्तिलाफात मंजर आम पे आ जाते हैं और वो फिर वो दोबारा रिजॉल्व भी हो जाते हैं और फिर दोबारा भी वो अपना चेयर को साथ आगे चले जाते हैं और वो समटाइम्स उसमें कुछ ना कुछ डैमेज भी हो जाता है। ये प्रोसेस है, ये जिद्दोजहद है, ये कोई सर्टन किस्म की ऐसा नहीं है कि आप एक फुट लाइन पे चल रहे हैं और आपने उसी फुट लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर करना है। इट्स अ ह्यूमन एलिमेंट, इट्स अ रियल टाइम रियल लाइफ एलिमेंट इसके अंदर, और ये पॉलिटिकल एलिमेंट है और ये डेमोक्रेसी की जिद्दोजहद है। और इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको रीगेन करने के लिए, इसको आगे लेके चलने के लिए बहुत सी रुकावटें दरकार है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है किस किस शिद्दत की रुकावटें दरकार। राइट, ठीक है सलमा साहिबा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आयशा साहिबा आप बताइएगा, शेख रशीद साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा PDM पहले ही खत्म हो चुकी है, 26 मार्च को अब ये मजीद एक्सपोज हो जाएगी। तो आप क्या समझती हैं, क्या शेख रशीद साहब को क्या कोई ख्वाब आ जाता है जो वो इस तरह की बातें करते हैं? सबसे पहले बात है कि देखें एजेंडा इन लोगों का क्या है। इनका एजेंडा जमहूरियत नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ ये करप्शन पे जो इन पे हाथ डाल रहे हैं उससे तवज्जो हटाना है। इनका एजेंडा जो है ये जमहूरियत की बहाली बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये है कि इनको कोई पकड़े ना। असल जो इनका PDM का जो इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जमहूरियत तो चल रही है, जमहूरियत को क्या खतरा है जो ये अभी कह रही है कि जमहूरियत को बचाओ, जमहूरियत तो चल रही है। असल इनको ये नैब से खतरे हैं कि ये पकड़े जा रहे हैं। इनसे आप देखें, ये कहते हैं नैब ने प्ली बार्गेन के तहत आप जाएं, वेबसाइट खोलें नैब की, आपको पता चलेगा किस बंदे ने कितने कितने पैसे दिए हैं। इसमें PTI के भी लोग हैं जो नैब ने जिनको पैसे लिए हैं, सारों से लिए हैं, और होना भी ऐसा चाहिए। अगर मुल्क में एक अदारा है जो करप्शन का पैसा नकलवा रहा है लोगों को, तो उसको नकलवाना चाहिए। वी सपोर्ट नैब। राइट, जाहिर बात है तजर्बेकार सियासतदान है, उन्हें ज्यादा ख्वाब आ जाते हैं मेरे ख्याल से। करते हैं जो चीजें उनकी नजर आती हैं, तजर्बेकार है, इतना अच्छा उन्होंने सियासत की है। राइट, अच्छा सलमा साहिबा आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों के पास सबूत मौजूद हैं, नैब, चलो माना नैब आप लोगों के खिलाफ गलत केसेस बनाकर उसे रिपोर्ट कर रही है, रिट दायर कर रही है, अगर आप लोगों के पास प्रूफ हैं तो आप लोग प्रूफ लेके जाएं, ना कि आप लोग PDM की जमातों या लोगों को इकट्ठा करके वहां पर लेकर जाएं। वही बात ये जो केस है ना चौधरी शुगर मिल का, ये जब पनामा वाला आया था ना, JIT के अंदर चौधरी शुगर मिल मौजूद थी, ठीक है, तभी इंक्वायरी मौजूद थी जिसके अंदर कुछ नहीं निकल सका। और पनामा वाले केस में कहा गया था कि चौधरी शुगर मिल के अंदर कुछ नहीं है, कोई इस पर सवाल नहीं उठाया जा सका। उसके बाद इसको जो है ना चौधरी शुगर मिल केस को दोबारा उसके अंदर हिस्सा बनाया गया एक और केस में। ये 3 दफा चौधरी शुगर मिल जो है ये JITs और कमीशन के अंदर बुकती जा, जहाँ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर इसको डाल दिया गया चौधरी शुगर मिल को। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर दोबारा इसमें कुछ ना निकला। उसके बाद इसको एक और केस था जिसके अंदर मैं एग्जैक्टली केस का नाम चेंज कर रही हूँ, उसके अंदर इसको डाल दिया गया, इसके अंदर भी कुछ
نہ نکل سکا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو چودھری شوگر اور کتنا اس میں لکھا ہوا ہے جو ہے نا ججمنٹ کی جو ہائی کورٹ نے جب بیل دی تھی محترمہ مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مریم نواز ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ چودھری شوگر مل کیس. ٹھیک ہے, اس میں نا ہائی کورٹ نے لکھ دیا تھا بیل میں کہ اس میں کوئی ایلیگیشن ہی نہیں بن سکا, یہ ڈائریکٹ اس کی بینیفیشری نہیں بن سکتی چودھری شوگر مل کیس, یہ ہائی کورٹ نے لکھ کے دیا تھا اور جب ان کی بیل میں. اچھا, اس طرح کے بعد اب ہوتا کیا ہے, مریم نواز نے 4 ریلیاں نکالی, اس کو کوٹ لگ کر دیا, تو اٹھا لو آپ. مریم نواز نے پی ڈی ایم کے جلسے کیے, اس کے بعد ضمنی الیکشنوں میں آپ کو پورے پاکستان میں برے طریقے سے ہرا دیا, کہیں پہ آپ کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا, اور آپ کو ضمنی جب 7 الیکشن ٹکا ہارے ہیں, اس کے بعد دوبارہ پھر مریم اچھا نواز. سلما صاحبہ, پروگرام کا 2 منٹ رہ گئے, پروگرام ختم ہونے میں ذرا شارٹلی جواب دے دیجیے گا, اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جواب یہ ہے کہ اس میں کیس ہے ہی نہیں ہے بھائی, یہ سیدھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ تم چپ کر جاؤ ورنہ ہم پھر یہ کر سکتے ہیں, اور اس کے خلاف اب کیونکہ مریم نواز اس لیے ڈری نہیں ہوئی کیونکہ مریم نواز کے پاس تو آج بیل ہے, اس لیے جاتی ہے کہ مریم نواز کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں, اکیلے وہ منڈلاتے رہتے ہیں جن کے پاس گھر سے بھی جانے والا کوئی نہیں ہوتا, تو وہ تو پھر اکیلے پھریں گے. جس مریم نواز الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کی لیڈر ہے نیشنل لیول کی, وہ اکیلی نہیں جائے گی, وہ جائے گی تو اس کے ساتھ پورا مجمع جائے گا, کیونکہ الحمدللہ مریم نواز کے پیچھے رائٹ سلما صاحبہ, رائٹ. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عائشہ اقبال ایم پی اے تھی پاکستان تحریک انصاف سے, سلما بٹ ایم پی اے تھی مسلم لیگ نون سے, ان کے ساتھ ساتھ عزیز الرحمان چند پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قیمتی وقت دیا ہمیں آج. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.